Very good evening to all. We are starting with banking companies. बैंकिंग कंपनीज एक स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्न होती है और वो एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। लेकिन सिंस बैंकिंग कंपनी एक कंपनी भी है तो इस पे एक और एक्ट लगता है एंड दैट इज कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो हम लोग को चर्चा इन दोनों एक्ट की करनी होगी। गवर्न्ड बाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्लस कंपनीज एक्ट 2013। किसी भी कंपनी पे जब एक स्पेशल एक्ट लागू होता है तो उस स्पेशल एक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब अगर किसी भी बात में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और कंपनीज एक्ट 2013 ये कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो पता है प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को। ठीक है, अगर किसी बात पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट साइलेंट हो जाएगा तब किसकी बात मानी जाएगी? कंपनीज एक्ट 2013 की। मतलब अनलेस कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है या फिर किसी भी बात पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट साइलेंट नहीं है तब तक कंपनीज एक्ट 2013 का रूल नहीं आएगा। एज फार एज फाइनेंशियल अकाउंट्स आर कंसर्न्ड, मतलब पीएल एंड बैलेंस शीट, जहां तक पीएल और बैलेंस शीट की बात है वहां तक कंपनीज एक्ट क्या कहता है? कंपनीज एक्ट 2013 हमें शेड्यूल 3 प्रोवाइड करता है और ये शेड्यूल 3 हमें बताता है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। मतलब इसका फॉर्मेट बताता है ये कैसे तैयार होना चाहिए। अगर हम पहले वाले कंपनीज एक्ट से कंपेयर करें कंपनीज एक्ट 1956 से, तो ये शेड्यूल 3 की जगह यहां पे क्या था? शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 हमें बताता था बैलेंस शीट एंड पीएल के फॉर्मेट में। और ये शेड्यूल्स क्या कहते हैं कंपनीज एक्ट के? वो कहते हैं कि हम सभी कंपनीज पे लागू होंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं कि हम सभी कंपनीज पे लागू होंगे अनलेस किसी कंपनी पे कोई स्पेशल एक्ट ना हो। अगर किसी कंपनी पे कोई स्पेशल एक्ट है और वो स्पेशल एक्ट पीएल और बैलेंस शीट के फॉर्मेट में बताएगा तो ऐसे में हम साइलेंट हो जाएंगे। तब मेरी बात आप मत मानिएगा। क्या कहता है ये शेड्यूल? ये कहता है कि हम जो पीएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट देते हैं वो पीएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट सभी कंपनीज पे अप्लाई किया जाएगा। लेकिन अगर किसी कंपनी के ऊपर कोई स्पेशल एक्ट लगता है और वो स्पेशल एक्ट कोई दूसरे बैलेंस शीट और पीएल के फॉर्मेट की बात करता है तब मेरी बात आप मत सुनिएगा। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये स्पेशल फॉर्मेट देता है बैंकिंग कंपनीज के लिए और सिंस ये स्पेशल फॉर्मेट देता है इसलिए शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। ठीक है बात, तो ये शेड्यूल हम लोग को अप्लाई नहीं करना है सिंस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हमें फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएल is prescribed by Banking Regulation Act। ठीक है, इनफैक्ट 3 ही ऐसी कंपनीज हैं जिनके ऊपर स्पेशल एक्ट लगता है। आप बता सकते हो कौन वो कंपनीज हैं जिनके ऊपर स्पेशल एक्ट लगता है? बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। ये 3 कंपनी ऐसी हैं जिनके लिए अलग से स्पेशल एक्ट है और तीनों में ये बात कॉमन है कि इन तीनों में ही जो अपने स्पेशल एक्ट हैं वो बैलेंस शीट और पीएल के फॉर्मेट के बारे में भी बताते हैं। ठीक है, तो यानी इन तीनों ही कंपनीज पे शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई नहीं होता। ठीक है, चलिए बिफोर स्टार्टिंग विद द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएल वी नीड टू लर्न सर्टेन टर्म्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। हमें जानना होगा बैंकिंग कंपनीज में क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं एंड अलोंग विद दैट हमें उन इंडिविजुअल आइटम की अकाउंटिंग के बारे में भी जानना होगा। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। बैंक की सबसे बड़ी एसेट क्या होती है? एक बैंक में सबसे बड़ी एसेट क्या होती है? हम कुछ ऑप्शन दे रहे हैं आपको, बताइए। बैंक के पास जो सबसे बड़ी एसेट होती होगी वो बैंक की लैंड एंड बिल्डिंग होती होगी। दूसरी बात, बैंक के इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े होते होंगे। तीसरी बात, बैंक का कैश बैलेंस जबरदस्त होता होगा। चौथा,
बैंक ने जो लोन और एडवांसेस दे रखे हैं वो बैंक के लिए क्या है? एसेट्स हैं। बैंक के जो लोन एंड एडवांसेस होंगे ये बहुत बड़े होंगे। आप जरा सोच के बताओ, बैंक के पास सबसे बड़ी एसेट क्या होती होगी? हाँ, लोन एंड एडवांसेस। आपने बिल्कुल सही कहा, बैंक की जो सबसे बड़ी एसेट होती है वो उनके लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं। ठीक है, जहां तक हम बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की, तो हो सकता है बैंक किराए की बिल्डिंग में ऑपरेट करती है, लैंड एंड बिल्डिंग तो है भी नहीं। ठीक है, दूसरी बात इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पता है बैंक तभी करती है जब बैंक को मजबूरी होती है। जब हम लोग अभी इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि बैंक के ऊपर आरबीआई के बड़े सारे प्रेशर्स होते हैं। देखिए, आपको रिजर्व, कैश रिजर्व रेशियो इतना रखना पड़ेगा, आपको लिक्विड रिजर्व इतने मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। पता है वो मजबूरी ही है कि बैंक इन्वेस्टमेंट रखती है। अगर बैंक के पास वो मजबूरी आरबीआई की ना हो तो समझ लीजिए एक पैसा बैंक इन्वेस्टमेंट रखने वाली नहीं है। पता है बैंक का धंधा कैसे चलता है, कैसे कमाती है बैंक? जब बैंक एडवांसेस देती है, लोन देती है, उस पे इंटरेस्ट मिलता है। बैंक की सबसे बड़ी कमाई क्या है? वही है। तो बैंक का बिजनेस ही वही है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट तो मजबूरी होती है। ठीक है, कैश बैलेंस। बैंक के पास ह्यूज कैश बैलेंस होता है कि नहीं? नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि हम तो बैंक में जाते हैं ढेर सारा पैसा दिखाई देता है, तो पता है वो बहुत छोटा सा पैसा है। इनफैक्ट बैंक के पास जितनी कैश आती है उसका 1-2% ही है। ठीक है, अब पता है बैंक के पास अगर वो कैश आपको दिख भी रहा है तो क्यों दिख रहा है? आरबीआई के प्रेशर की वजह से। अगर आरबीआई का प्रेशर ना होता तो जो कैश आपको बैंक में दिखता है वो दिखता ही नहीं। बैंक वाले कैश आपसे लेते डिपॉजिट और तुरंत क्या कर देते? उसको लेंड कर देते। अरे धंधा तो शुरू ही तब होगा जब हम किसी को क्या देंगे? पैसा उधार। पैसा उधार देंगे तब तो कमाएंगे इंटरेस्ट। यानी ये जो कैश बैलेंस होता है ये भी बैंक की मजबूरी होती है। क्लियर है बात आपको? हमने बताया ये तो होता ही नहीं होगा, हो सकता है। हमने कहा इन्वेस्टमेंट मजबूरी है भाई, लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना होता है, आगे चल के सीखेंगे अभी। कैश बैलेंस, कैश रिजर्व रेशियोज मेंटेन करने होते हैं, अगेन मजबूरी, आरबीआई का प्रेशर। अगर नहीं होता तो ये भी शायद ना होता। ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस अपनी मर्जी से बैंक बनाती है ये एसेट और सबसे अधिक होता है। इनफैक्ट यही उसका धंधा है। ठीक है बात? तो सबसे बड़ी बैंक की एसेट क्या होती है? लोन्स एंड एडवांसेस। इनफैक्ट बैंक अपने लोन्स एंड एडवांसेस को पता है क्या बोलती है? सिर्फ एसेट। हटाइए लोन्स एंड एडवांसेस, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलती है? एसेट। अगर हम एक बैंकिंग कंपनी है और सिर्फ बोले मेरे पास एसेट है, तो पता है हम क्या बोलना चाहते हैं? मेरे पास लोन्स एंड एडवांसेस हैं। क्लियर बात आपको? बैंक की सबसे बड़ी एसेट एडवांसेस, और बैंक इसे प्यार से सिर्फ और सिर्फ क्या बोल देती है? एसेट। ऐसे समझ लीजिए ये इसका घर का नाम। ठीक है, प्यार से बुलाने वाला नाम इसका क्या है? एसेट। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले टर्म एसेट को सीखने जा रहे हैं। बैंक के जो एडवांसेस हैं जिसका प्यार वाला नाम क्या है? एसेट्स। ये दो तरीके के होते हैं, परफॉर्मिंग एसेट्स और दूसरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सिर्फ अभी थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए हम परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग एसेट को नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ पाए, और जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ेंगे रियल जो डेफिनेशन इसकी है वो बताएंगे आपको। परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब होता है बैंक के वो एडवांसेस जिसका समय समय पे इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल सम, इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब जिसकी रीपेमेंट सही समय पे आ रही है उसे कहा जाता है परफॉर्मिंग एसेट, और जिसकी रीपेमेंट सही समय पे नहीं आती है उसे कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हालांकि सही समय पे आना और न आना ये क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, हम नॉन टेक्निकल बात कर रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाने के लिए। परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब जब आपके पास पैसा रीपेमेंट ऑन एडवांसेस समय पे आ रहा है, जो उसकी ड्यू डेट है लगभग उसी समय पे आ जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड परफॉर्मिंग। और अगर उसके पैसे सही समय पे नहीं आ रहे हैं एडवांसेस के, देन इट इज कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग। ठीक है, परफॉर्मिंग एसेट का एक दूसरा नाम भी है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एसेट्स। ठीक है,
और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जिन एडवांसेस का पैसा समय पे नहीं आ रहा है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, और वो 3 कैटेगरी क्या है? सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट। ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है यहां तक? चलिए अब आगे देखिए बात को। यहां पे आपने लोन लिया, अब हम ये बताने जा रहे हैं आपको कि आपने जो बैंक से लोन ले रखा है, एडवांसेस ले रखा है, बैंक उसको कौन सी कैटेगरी में डालेगी। ठीक है, आपने यहां पे लोन लिया, ये है ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट। इस दिन आपको रीपे कर देना था। ठीक है, रीपेमेंट का मतलब पूरा लोन इस दिन वापस कर देना था, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हो सकता है आपको इस दिन पहली इंस्टॉलमेंट देनी थी। ठीक है, हो सकता है कि आपको इंस्टॉलमेंट भी नहीं देनी थी, इस दिन सिर्फ और सिर्फ क्या देना था? पहला इंटरेस्ट देना था। कहने का मतलब हम ये चाहते हैं कि अगर आपने इस दिन लोन लिया है और इस दिन आपको उस लोन के रिस्पेक्ट में कोई भी पेमेंट करनी थी, तो हम उसे कह रहे हैं ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट। ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट का मतलब यहां पे क्या है? कुछ भी इस लोन के अगेंस्ट में पे करना था, चाहे पहली इंस्टॉलमेंट हो या फिर पूरा लोन हो या फिर इस लोन का सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट हो। ठीक है, इस दिन बैंक के हिसाब से ड्यू डेट थी, आपने यहां पे नहीं किया। ठीक है, और तो और ये ड्यू डेट के भी एक सर्टेन पीरियड के बाद तक पे नहीं किया, स्पेसिफाइड पीरियड। ड्यू डेट के भी एक सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड तक आपने इस लोन के रिस्पेक्ट में रीपेमेंट नहीं की, तो पता है यहां पे आपका एडवांस क्या कहलाता है? एनपीए। क्लियर है बात आपको? तो अभी तक हम लोग क्या कह रहे थे? परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब वो एसेट्स, वो एडवांसेस जिनका समय पे पेमेंट आ जाता है। इनफैक्ट वो नहीं है, क्योंकि एनपीए जो नहीं होता है वो क्या होता है? परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए स्टैंड्स फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं है, एक एडवांसेस जब तक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं है तब तक कि वो क्या है? परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, तो परफॉर्मिंग एसेट्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हुई? आपने लोन की रीपेमेंट जिस दिन ड्यू डेट थी उसके बाद भी एक सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड तक अगर नहीं की है तो वो क्या बन जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग, और तब तक वो क्या कहलाएगा? परफॉर्मिंग। ठीक है, तो एडवांसेस क्रिएट किस दिन हुआ था? जिस दिन लोन आपने लिया। ठीक है, इस दिन से लेके जब तक वो एनपीए नहीं बना तब तक क्या कहलाता है? परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है ये बात? चलिए अब एक बात और समझिए, रीपेमेंट सभी लोन के रिस्पेक्ट में नहीं होती। बहुत सारे लोन के रिस्पेक्ट में ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट होती ही नहीं है। कहने का मतलब जिस दिन आपने लिया है उसी दिन रीपे कर दीजिए ना, ड्यू डेट फॉर रीपेमेंट होती ही नहीं। ठीक है, क्या होते हैं वो लोन? 2000 ओडी एंड सीसी, हम यहां लिख रहे हैं नो रीपेमेंट डेट्स फॉर ओडी एंड सीसी। इसमें कोई रीपेमेंट की डेट नहीं होती है। अगर आपने बैंक से ओडी लिया है, ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिया है या फिर कैश क्रेडिट लिया है, तो ऐसे में इसके लिए कोई रीपेमेंट डेट नहीं बताती बैंक। अगर आप 4 दिन बाद पैसा खाते में डाल दोगे तो 4 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, 10 दिन बाद डालोगे तो 10 दिन का पैसा लगेगा। ठीक है,